जय हिंद स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में एक और इंस्पिरेशनल स्टोरी लेके आया हूँ। एक स्टूडेंट जो पिछले 2 या 3 साल से इस चीज़ की तैयारी कर रहा है और अग्निवीर के इस पहले बैच में अग्निवीर के थ्रू सिलेक्ट हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट का जो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, कहाँ से आए हैं, क्या है। तो उदित, अपने बारे में कुछ। जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ उदित बर्नवाल। आई हेल फ्रॉम कानपुर, उत्तर प्रदेश। I have completed my 10th standard with 86% marks and 12th standard with 78% marks from UP board. My father name is Mr. Uday Prasad. He is a businessman. My mother's name is Mrs. Anju Bernwal. She is a housewife. Now I got recommended from 3rd ASC Kanpur and my medical is 29 August. तो उदित बानवाल, अभी इनका एक फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम लगा था, जो इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर कर लिया है। आज के इस वीडियो में इनकी क्या जर्नी रही, इन्होंने कैसे सिलेक्शन पाया और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसी बारे में बात करेंगे। तो उदित, ये जो आपका जो एग्जामिनेशन सेंटर था, ये ASC कानपुर था, राइट? तो उदित, जो सबसे पहले दिन जब आप वहाँ पर पहुँचे, तो आपने सबसे पहले दिन वहाँ पर क्या हुआ, क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहा, PFT में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट वहाँ पर हैं, ताकि जो भी स्टूडेंट आगे ये एग्ज़ाम देने वाले उनकी मदद हो जाए। तो उस प्रोसेस को थोड़ा सा एलोबरेट करके बताइएगा कि आपने जब रिपोर्टिंग करी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पर रहे, कितने लोगों ने रिपोर्टिंग करी और क्या क्या ज़रूरत चीज़ें हैं जो एक स्टूडेंट को ध्यान में रखनी चाहिए। सर, सबसे पहले हम लोग की रिपोर्टिंग जो थी वो सर 5 AM की थी, बट सर हम वहाँ पे 1 बजे पहुँच गए थे करीब। तो सर वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट पहले से भी आ चुके थे जो दूर दूर से आए थे, तो वहाँ पे वो लोग पहले से ही थे। फिर उसके बाद सर 5 बजे से हम लोग की एंट्री चालू हो गई थी। उसमें सर हम लोग के डॉक्यूमेंट में केवल फेज़ 2 का एडमिट कार्ड और सर आधार कार्ड चेक हो रहा था। अच्छा, इसकी कोई फोटोकॉपी की जरूरत है? नो सर, कलरफुल फोटोकॉपी उसमें इंस्ट्रक्शन में पहले से ही गिवन था, तो हम लोग वो ले गए थे और सर आधार कार्ड था। उसके बाद सर एंट्री हुई। सर ऑलमोस्ट उसमें 500 to 520 रिपोर्टिंग थी सर। उसमें सर शायद स्टूडेंट कुछ एब्सेंट भी थे, तो 500 के लगभग मैंने देखा था, चेस्ट नंबर 500 वहाँ पे प्रेजेंट था। फिर उसके बाद सर 70 to 75 का ग्रुप बना के सर वो बस पे ले जा रहे थे और 1600 मीटर दूर वहाँ पे ले गए थे, सबको वहाँ पे स्टे कर दिया था। उसके बाद सर बहुत सारे बच्चों को वहाँ पे ले गए थे। फिर उसके बाद सर 150 के अराउंड या 170 के अराउंड पूरा एक ग्रुप बना था सर पहले बैच की रनिंग के लिए। तो सर वहाँ पे फिर रनिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी थी और उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि आपको जब रनिंग करते समय किसी को पुश या पुल नहीं करना है। इट्स ओनली अ रन, इट्स नॉट अ रेस। आप अगर 6:30 के अंदर भी आते हैं तो आपको इन कर लिया जाएगा, आप ऐसा मत किसी को इंजर्ड ना करिएगा। और सर हम लोग के पीछे पूरी सेफ्टी थी, वैन वगैरह चल रही थी। सर रनिंग जैसे ही स्टार्ट हुई, उसके बाद सर बहुत सारे बच्चों ने एक दूसरे को मतलब धक्का देने की कोशिश की, वहाँ पे इंजर्ड भी हुए थे बहुत सारे लोग। और फिर सर सब ऑलमोस्ट बच्चे पास हो गए थे। उसमें सर 100 के अप्रॉक्स मतलब बस आउट हुए थे सर। 500 में 100 अप्रॉक्स आउट हो गए थे, बाकी सब बच्चे इन हो गए थे। और उसके बाद सर हम लोग का रनिंग कंप्लीट होने के बाद हम लोग PFT के उसमें गए सर, पुशअप्स में भी उन्होंने अच्छे से पूरा बता दिया था कैसे पुशअप्स की करेक्ट पोजीशन होती है। और उसमें भी सर 20 to 30 बच्चा बस पुशअप्स में आउट हो गया था। और वो सर इसीलिए आउट हुआ था क्योंकि उनकी पोजीशन करेक्ट नहीं थी, जबकि उन्होंने पूरा अच्छे से पहले बता दिया था। इनकरेक्ट पोजीशन क्या होती है, करेक्ट पोजीशन क्या होती है, वो सब अच्छे से एक्सप्लेन करा था, उसमें हो गया सर। फिर उसके बाद हम लोग का था सर स्क्वाट्स था, 20 स्क्वाट्स थे। तो 20 स्क्वाट्स में भी उन्होंने पहले करेक्ट पोजीशन बताई, फिर इनकरेक्ट पोजीशन बताई, 2-3 इनकरेक्ट पोजीशन बताई जो स्टूडेंट करता है। और उसके बाद सर फिर से उन्होंने करेक्ट पोजीशन बताई, फिर उन्हें स्टार्ट किया। तो उसमें भी कुछ बच्चे आउट हुए सर, उसमें कम हुए थे लेकिन 5-6 बच्चा आउट हो गया था। जैसा आप बता रहे हो, तो मतलब अगर फिजिकल फिटनेस टेस्ट में कोई रेस में फेल हो गया तो वहाँ से भी रिजेक्शन है, और जितने बच्चे फिर वो स्क्वाट्स के लिए जाएंगे वहाँ से भी रिजेक्शन है। तो देखिए, ये बात और इम्पोर्टेंट होती जाती है यहाँ पर कि अगर आप फेज़ 2 मतलब यानी कि कोई भी फिजिकल फिटनेस टेस्ट को 1 by 1 अगर आप आगे बढ़ते चले जाते हैं और हर स्टेज पर कोई ना कोई रिजेक्शन होता है, तो इसका मतलब है कि उतने बच्चे बाहर रुकते चले जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर स्टेज पर आपको आगे कंटिन्यू रखना है। चलिए, अब नेक्स्ट उदित, वहाँ पर सेकंड जो फेज़ होता है वो SRT का होता है, राइट? तो इस SRT के टेस्ट में जैसा कि पता ही है कि टोटल 45 क्वेश्चंस होते हैं और बाइलिंगुअल फॉर्मेट में ये पेपर होता है। तो वहाँ के बारे में थोड़ी बताइए कि किस लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या था, आसान था, हिंदी में था, इंग्लिश में था, कितने क्वेश्चन थे, क्या रीजनिंग का था, थोड़ा उसमें भी प्रकाश डालें। सर हम लोग का जो नेक्स्ट स्टेज था वो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, जिसमें सर SRT के क्वेश्चंस थे। उसमें ऑलमोस्ट 45 क्वेश्चन थे, फिक्स क्वेश्चन थे। और जो सर थे उन्होंने साफ बता दिया था कि आपको इंस्ट्रक्शन में ये है कि आपको पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। आप कोशिश करिएगा कि पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए। तो सर 45 क्वेश्चन थे, उसमें 10 to 15 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, बाकी सब सर सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट थे जो आपने कराए थे सर, वो कंप्लीट उसी वैसे ही क्वेश्चन आए थे। तो वो सर सबने अटैम्प्ट कर लिए थे। उसमें सर 3 से 4 बच्चे फेल हुए थे बस, और वो इसीलिए हुए थे क्योंकि उन्होंने अटैम्प्ट नहीं करा होगा। बाकी जिस भी बच्चे ने पूरे अटैम्प्ट करे होंगे, वो राइट या रॉन्ग वो सर डिपेंड नहीं करता है। उन्होंने बोल दिया था कि ये आपकी थिंकिंग है, हम बस आपकी थिंकिंग को जानना चाहते हैं। अब जैसा देखिए, उदित भी बता रहे हैं, इससे पहले आज तो जो बच्चा सिलेक्ट हुआ उसने भी यही बात बताई कि SRT में वही स्टूडेंट्स फेल हो रहे हैं, दोज आर
गिविंग अप और कोई ना कोई एक या सिचुएशन पर्टिकुलर टाइप की छोड़ दे रहे हैं, तो वही बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पा रहे। तो एसआरटी सॉल्व करने का सबसे सिंपल सा तरीका है, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, राइट उदित? सारे क्वेश्चन आप अगर अटेम्प्ट करेंगे तो बच्चा सिलेक्ट हो सकता है। तो उदित, जैसे एसआरटी क्लियर करने के बाद कुछ बच्चे बाहर हुए होंगे, उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन का राउंड था, राइट? तो इस बार जैसे आशुतोष भी हो गया और उससे पहले शाक्य एक बच्चा वो भी सिलेक्ट हुआ था, वो भी ये बता रहा था कि सर इस बार कोई रिटन नहीं दिया जा रहा है, इस बार वर्बल बोला जा रहा है और वहाँ का जो टॉपिक है वो वर्बल दिया जाता है, आपको रफ शीट और फेयर शीट पे कुछ लिखना पड़ता है, उसके बाद जीडी होता है, ऐसा कुछ है? तो इसके बारे में भी कुछ बता। हम लोग का कंप्लीट होने के बाद, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 कंप्लीट होने के बाद हम लोग सेकंड राउंड की तरफ गए और इससे पहले उन्होंने रिजल्ट अनाउंस कर दिया था एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 का। फिर सर सेकंड राउंड में हम लोग का था ग्रुप डिस्कशन, और ग्रुप डिस्कशन का इस बार का थोड़ा सा पैटर्न चेंज था सर। पहले क्या होता था कि हम लोग को एक शीट पकड़ा दी जाती थी, उसमें सर कुछ टॉपिक होते थे, उसके पैराग्राफ होते थे, उन्हीं के बेसिस पे हम लोग को जीडी करनी रहती थी। लेकिन सर इस बार उन्होंने क्या कहा था कि मैं खुद ही जो टॉपिक रहेगा वो रीड करूँगा और उसमें आपको कुछ बुलेट पॉइंट सिलेक्ट करके अपने मन से पहले आपको रफ शीट में नोट करनी है। 2 शीट वो लोग देंगे सर, एक रफ शीट और एक फाइनल टच शीट थी सर। तो रफ शीट में आप अपने अकॉर्डिंग पॉइंट्स नोट कर लीजिए, बुलेट पॉइंट्स, और फिर उस बुलेट पॉइंट से आपको सेम पैराग्राफ मिलता हुआ नहीं लेकिन अपने अकॉर्डिंग सेम पैराग्राफ बनाना है। तो सर वो उसके लिए उन्होंने 10 मिनट्स दिया था। वो पैराग्राफ आप जैसा भी बनाइए, ये आपके अकॉर्डिंग है, वो पैराग्राफ हम लोग को बनाना था सर 10 मिनट के अंदर। और उसके बाद वो रफ शीट जमा करवा ले रहे थे, सॉरी फाइनल शीट जमा करवा ले रहे थे, रफ शीट आपके पास रहती है सर। फाइनल शीट जमा करवा ली थी, जो रफ शीट में बुलेट पॉइंट्स थे सर, उन्हीं के बेसिस पे हम लोग को जीडी करनी थी 10 मिनट्स के लिए। और सर जीडी में आपकी फिजिकल अपीयरेंस ये सब बहुत ज़्यादा चेक कर रहे थे, आप डिसिप्लिन में प्रॉपर बैठे, किस तरह से एंटर हुए, ये सब भी चेक कर रहे थे। बहुत सारे स्टूडेंट सर हाथ हैंड शेकिंग ये सब प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन सभी को रिजेक्शन मिला था सर। जैसा पिछले भी वीडियोस में मैंने आपको बताया कि इफ़ यू वांट टू क्लियर दी अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 ऑफ एयरमैन और अग्निवीर वायु बनना चाहते हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि 100% कम्युनिकेशन में 93% आपका जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज़ नॉन वर्बल, हाउ यू सिट, हाउ यू बिहेव इन फ्रंट ऑफ द ऑफिसर्स, ये ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। और 7% आपका वर्बल कम्युनिकेशन होता है। तो अगर आप किसी भी आर्म फोर्सेज में जा रहे हैं तो वहाँ पर डिसिप्लिन के साथ आपका वे ऑफ टॉकिंग और वे ऑफ सिटिंग जरूर देखा जाता है। तो किसी भी तरह का हैंड शेक और ये सब अलाउड वहाँ पर नहीं होता। तो कोशिश करिए कि कॉन्फिडेंस के साथ साथ इन बातों का भी ध्यान रखिए। तो उदित, जो आपको टॉपिक मिला था उस टॉपिक पर टोटल जैसे 18 या 20 लड़के थे, तो उनमें से कितने लड़के सिलेक्ट हुए और आपने इनिशिएशन किया, क्या किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कितने बच्चे भी सिलेक्ट? टीम में सर टोटल 18 मेंबर्स थे सर। 18 स्टूडेंट की पूरा एक ग्रुप बुलाया गया था। उसमें सर पहला नंबर मेरा ही था, 411 मेरा चेस्ट नंबर था। तो वहाँ से सर उन्होंने सेमी सर्कल में सबको बैठा दिया। और सर हमारा जो जीडी टॉपिक था वो टाइम मैनेजमेंट था सर। टाइम मैनेजमेंट में पढ़ के नहीं गया था, लेकिन सर इतना प्रिपेयर हो गया था कि बोल सकता था सर। इनिशिएट भी मैंने ही कर दिया था। और उसके बाद सर जब टाइम मिला था तो उन्होंने बोला था कि नाउ जेंटलमैन यू हैव टू ग्रुप डिस्कशन, मतलब स्टार्ट करिए, इनिशिएट करिए। उसके बाद सर अचानक से क्या हुआ, नॉर्मल ऐसे चल रहा था जीडी, फिर बहुत सारे बच्चे अचानक से एक साथ टूट पड़े और थोड़ा सा हो गया था, फिश मार्केट बन गया था सर। तो वहाँ पे उन्होंने बोला था कि नाउ यू हैव ओनली 5 मिनट्स लेफ्ट। और फिर उसमें भी सर बहुत सारे बच्चे इकट्ठे बोल दिए थे। जो स्टूडेंट सर आराम से सुन रहा था वो उनको भी ऑब्जर्व कर रहे थे, और जो स्टूडेंट इंटरप्ट कर रहा था, किसी को बोलने नहीं दे रहा था, वो उनको भी देख रहे थे। और वो अपना सर जैसे नोट करते थे वैसे नोट कर रहे थे। फिर लास्ट में उन्होंने बोला नाउ जेंटलमैन यू हैव ओनली 2 मिनट्स लेफ्ट टू कंप्लीट योर जीडी। अब वही स्टूडेंट बोलेंगे जिन्होंने नहीं बोला है। तो सर इस टाइम पे उन स्टूडेंट को नहीं बोलना चाहिए था जो बोल चुके हैं सर। ये उन्होंने इसलिए बोला था ताकि जो स्टूडेंट नहीं बोले उनको मौका मिले। तो सर उसमें जो बच्चा इंटरप्ट करा था, आई थिंक सर उनको नहीं सिलेक्ट करे, बाहर कर दिए थे। तो उस समय सर हमने नहीं बोला था। फिर लास्ट में 1 मिनट का टाइम बचा था, तो सर मैंने कंप्लीट कर दिया था। इनिशिएट भी मैंने करा था और कंप्लीट भी मैंने करा था। तो सर फिर वो उसी से मेरा सर। तो टोटल कितने बच्चे सिलेक्ट हुए? सर टोटल मेरे सर 18 में से 5 स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे सर। 5 स्टूडेंट, जी सर। तो इसका मतलब 25% सब सिलेक्शन? यस सर, क्योंकि सर आगे मेरे जो स्टूडेंट बैठते थे, मेरे पीछे जो बैठते थे, मेरे पीछे वाला एक स्टूडेंट बस बचा हुआ था। मेरे आगे वाली पूरी रो सर डिसलेक्ट हो गई थी। पिछले कुछ जितने भी सिलेक्शन सीरीज में आपने देखे होंगे, सब में यही बात एक कॉमन सी पता चल के आ रही है कि 25 से 20% का ही सिलेक्शन रेट है। तो इस बार एयरफोर्स ने अपना सिलेक्शन रेट थोड़ा सा टफ किया है। तो ये सोचिए कि अगली बार जब अग्निवीर की एंट्री हो तो इस चीज़ को प्रिपेयर करके चलें। उदित, कुछ लास्ट मिनट टिप्स किसी स्टूडेंट को देना चाहेंगे जो प्रिपेयर कर रहा है? आपकी जर्नी पिछले 2 साल से चल रही है और फाइनली आपका सिलेक्शन हुआ है। मुझे काफ़ी गर्व होता है कि पिछले 2 साल से आप मेहनत कर रहे हैं, तब जाके आप इस अग्निवीर के पहले बैच में सेलेक्ट हुए। कुछ लास्ट मिनट टिप देना चाहेंगे जो अगले साल जो अग्निवीर के बच्चे जा रहे हैं उनको किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, और जो जीडी का जो भी उनकी तैयारी है, फेज़ 2 की तैयारी, रिटन की तैयारी, कुछ खास हिदायत उनको दें ताकि वो आगे अपना सिलेक्शन थोड़ा आसान बना? बोलना चाहूँगा कि सर जैसे फेज़ 1 की बच्चा सब प्रिपरेशन करते हैं सर, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं सर। पूरा लास्ट तक का उनको कनेक्टिविटी बनाए रखनी है सर।
और फेज़ 1 के साथ थोड़ा सर फिजिकल पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि सर हम फेज़ 1 में पूरा अपनी जान लगा दिए थे, लेकिन फिजिकल में हम सर थोड़े वीक थे। मेरी टाइमिंग सर 7:30 आती थी, लेकिन वहाँ पे 6:30 चाहिए था। तो सर मैंने सर 3 टाइम रनिंग की थी, और फिर लास्ट में सर से पूछा था फिजिकल वाले सर ने, तो उन्होंने बोला था कि आप आराम करिए, 3 दिन बचे हुए थे। तो सर मैंने आराम करा था 3 दिन, और फिर लास्ट में सर अपना पूरा 100% दे दिया था। उसके बाद सर फिजिकल जब हो गया था तो मुझे चक्कर भी आने लगा था वहाँ पे, तो सर ने उठाया भी था, फिर उठा के ऐसे लाइन अप कर दिया था, ले गए थे। और सर फिजिकल के साथ साथ थोड़ा सा सर मतलब SRT और GD की भी प्रिपरेशन करनी चाहिए, ताकि सर जो कॉन्फिडेंस होता है वो अंदर से बिल्डअप हो। हाँ सर, बोल पाए वहाँ पे उनके सामने। बस मैंने ये भी देखा सर, बहुत सारे बच्चे अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं दे पा रहे थे सर, मदर फादर का नेम भी बोलने में थोड़ा हिचकिचा रहे थे, तो वहाँ पे सर ये भी नेगेटिव पॉइंट बन जाता है उनके सामने। अच्छा कि देखा आपने कि कोशिश करिए कि शुरुआत से ही तैयारी करते रहें इस चीज़ की। एंड आज के इस वीडियो में उम्मीद है कि मुझे इस बच्चे की बातें सुनकर आपको थोड़ा इंस्पिरेशन भी फील हुआ होगा और आपको कुछ मदद मिली होगी आपके गोल को क्लियर करने के लिए। ठीक, मैं इस वीडियो से ख़त्म करने से पहले अपनी हार्दिक शुभकामनाएं उदित को देता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि भविष्य में इनका भविष्य बहुत ज़्यादा सुनहरा हो। और आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, और मैं आपसे कहता हूं जय हिंद।